चैप्टर 6 के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक यहाँ पर है। वैसे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपका फैराडे लॉ है, लेंज लॉ है, बट हम कवर करने जा रहे हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर क्या है, उसका वो जो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या किस तरीके से वो काम करता है, कैसे अपने अंदर आने वाले चेंज को यहाँ पर वो अपोज करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन है और एसी जनरेटर है। मैं बोलूंगा चैप्टर 6 में आपको थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी काफी सारी चीजें यहाँ पूछी जा सकती हैं। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर क्या है। हमने यहाँ पर एक कॉइल यहाँ पर लिया और इस कॉइल को यहाँ आपने कनेक्ट कर दिया है एक सेल या एक बैटरी आप बोल सकते हैं, स्विच अटैच कर दिया इसके ऊपर, अभी ओपन स्विच यहाँ पर है और ये आपका प्लस और ये आपका यहाँ पर क्या है माइनस। अब ये किस तरीके से काम करता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस सर्किट को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच के क्लोज होते ही यहाँ पर एक करंट जो है वो स्टेब्लिश होगा। बट जो करंट यहाँ पर स्टेब्लिश होता है तो करंट जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे हमने वोल्टेज लगा दी हुई, मान लेते हैं जैसे 5 एम्पियर करंट है, पर हमेशा याद रखिएगा अगर जो करंट जो भी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक यहाँ पर पहुंचता है उसे वहां तक जाने में हमेशा कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पर करंट चाहिए आई, तो ये आई जो करंट है इंस्टेंटली आई नहीं होगा। हम यहाँ पर करंट को उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचाएंगे, स्टडी वैल्यू तक पहुंचाएंगे। यहाँ इसके बीच में इस कॉइल ने यहाँ पर कैसे काम किया इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है वापस समझते हैं। एक कॉइल यहाँ पर लिया, एक सेल या बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस था, स्विच ओपन था, सर्किट को क्लोज करा, क्लोज करते करंट चला। बट जो करंट यहाँ चला वो आई, असल में ये करंट कुछ इस तरीके का था, मतलब इट विल एक्वायर इट्स स्टडी वैल्यू, करंट अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्वायर करेगा। तो मान लो वो 10 एम्पियर है तो 10 नहीं है, वो एक तरीके से उस तक पहुंचेगा, उसके बाद वो 10 की तरह यहाँ फ्लो करेगा। और नॉर्मली हम जब इसको आई लेते हैं, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो हम इसे स्टडी करंट की तरह यहाँ से कंसिडर करेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ आई लिखा है तो आई ही माना जा रहा है, 10 है तो 10 ही माना जा रहा है। पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट विल एक्वायर इट्स स्टडी वैल्यू, टिल इट एक्वायर इट्स स्टडी वैल्यू। आप देख सकते हैं करंट कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर के आई, मतलब एक तरीके से वेरिएबल करंट है। जैसे ही किसी कॉइल से एक करंट यहाँ पर चलना शुरू होगा, हमने ऐसा पढ़ा है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉइल यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे सोलेनॉइड आप यहाँ पर मान सकते हैं, तो जैसे इसमें करंट यहाँ पर चलना शुरू होगा, इसमें करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड बदलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 0 से लेकर के बी। मैंने बोला करंट आया 0 से लेकर के 10, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप को यहाँ पर बदल लेगी 0 से लेकर के भी। अब हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी चेंज होनी शुरू हुई, जैसे जैसे करंट ने अपने आप को बदलना शुरू किया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपने आप को चेंज करना शुरू किया। अगर हम सोलेनॉइड को ही कंसिडर करें, बाकी तो कॉइल ले सकते हैं, कोई भी शेप का यहाँ पर हो सकता है, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है म्यू नॉट एन इंटू आई। अब आप देख सकते हैं अगर म्यू नॉट को और एन को यहाँ पर कांस्टेंट कर दें, मीडियम को और नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पर थे उन्हें अगर मैं हटा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा यहाँ पर डिपेंड कर रहा है आपके करंट के ऊपर। जैसे जैसे करंट अपने आप को बदलता जाएगा उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप को यहाँ पर बदलती जाएगी, टिल द करंट विल एक्वायर इट्स स्टडी वैल्यू। मतलब 0 से लेकर के अपनी पीक वैल्यू को, जो स्टडी वैल्यू को यहाँ पर ये एक्वायर करता है, तब तक आपके केस में करंट इस वाले कॉइल से लगातार बदल रहा है। अब करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट यहाँ पर बदल रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि करंट जो है बदलेगा। अगर मैं म्यू नॉट को एन को हटाऊं तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट के डायरेक्टली है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी कॉइल के अंदर। अब करंट अगर हम सिंपल रखने के लिए ऐसा मान लें कि ये 5 ले लेते हैं, तो 0 से लेकर के 5, तो ऐसा मानो, बाकी सारे फैक्टर हटा दो समझने के लिए, तो आप ऐसा मानो कि जैसे जैसे करंट अपनी वैल्यू तक पहुंच रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप को बदलता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी पहुंचेगा, मान ले समझने के लिए 0 से लेकर के आप 5। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड 0 से 5 पे जाएगी, तो जब करंट होगा 1 तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल करने के लिए मान लेते हैं 1, जब 2 होगा तो 2, और उसे समझने के लिए ऐसा मान लो कि एक करंट पे एक लाइन बना दी, तो 2 पे 2 लाइन बना दी, समझने के आपको थोड़ा फील आ जाएगा चीज क्या है। तो यहाँ पर ये हुआ 3 एम्पियर, ये हुआ यहाँ 4 एम्पियर और ये हुआ यहाँ 5 एम्पियर। इसका मतलब जैसे जैसे करंट अपने आप को बदल रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को यहाँ पर चेंज कर रही है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को यहाँ पर चेंज कर रही है, ये आपका कॉइल का एरिया मान लो, वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे नहीं पता वो अभी थोड़ा सा इतना याद रखें कि यहाँ पर इज एक्चुअली अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। अब एरिया तो कांस्टेंट ही, अगर मैं इसका एरिया बना लूं तो वो तो कांस्टेंट है,
तो फिर वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि करंट अपने आप को चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को चेंज करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप को चेंज करेगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर का मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे बदलती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स में करंट को और ईएमएफ को इंड्यूस करने की एबिलिटी है, कैसे बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हैव एबिलिटी टू इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। मतलब जैसे ही फ्लक्स यहां पर चेंज होगा, हम बोल सकते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कि इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, मतलब यहाँ बैटरी जैसा कुछ बनेगा और इसमें करंट जैसा कुछ यहाँ पर चलेगा। सच है ईएमएफ, वो जो ईएमएफ है और वो जो करंट है, इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और आपको पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा यहाँ पर होता है कि ये अपने ही कॉज को अपोज करता है। मतलब ये जो करंट यहाँ पर आपने लिया है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, दैट इज कंडक्शन करंट विच विल एक्वायर एट स्टेडी वैल्यू। ऐसे करंट को अपनी पीक वैल्यू तक लेके आने के लिए आपको यहाँ करंट चलाना पड़ेगा, जीरो से आईसी को मैग्नेटिक फील्ड बदल देगा। ऐसा होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल देगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से इसमें ईएमएफ और करंट क्या होंगे, इंड्यूस्ड। तो ये लिखा ईएमएफ और करंट बनेंगे, और ईएमएफ और करंट जो इंड्यूस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, वो अपने ही कॉज को क्या करने वाले हैं, अपोज। और कॉज यहाँ पर क्या है, कॉज है ग्रोथ इन कंडक्शन करंट, मतलब करंट जो इंक्रीज कर रहा था उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर बदल रहा था उनसे ईएमएफ और करंट यहाँ बना। बट ईएमएफ एंड करंट इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज ऑफ जनरेशन। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ जनरेशन, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल क्यों रहा है, करंट में चेंज हो रहा है, और करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने को यहाँ पर ये अपोज करेगा। तो दिखने में ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, इट विल एक्ट यहाँ पर लाइक अ सेल और अ बैटरी, ये एक सेल की तरह यहाँ काम करेगा। अगर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहाँ पर पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो प्लस है, इस प्लस को अपोज करने के लिए यहाँ पर ये जो आपको ये वायर कॉइल जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पर एक सेल की तरह यहाँ पर काम करेगा। जो ऐसा दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट करेगा। ऐसा होने पे ये वाली साइड आपकी कैसे बन जाएगी, हाई पोटेंशियल, क्योंकि देखो प्लस है तो यहाँ पर प्लस बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव सेल के अंदर आपको पता है ईएमएफ यहाँ पर कम करते हैं, मतलब अपोजिशन की तरह यहाँ पर ले सकते हैं। और ये वाली साइड यहाँ पर कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। ऐसा होने पर इसमें ईएमएफ आएगा, ये देखो प्लस माइनस, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस जैसा कुछ यहाँ बन जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर करंट चलेगा। वो जो करंट चलेगा वो इस वाले करंट की यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए। कारण यहाँ पर क्या है, लेंज लॉ। तो यहाँ पर एक करंट इसमें चलना शुरू हो जाएगा, आई, जो कि इस वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर चलना शुरू होगा। और इस केस में आप बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना। ये एक सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या है, ये फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, मतलब किसी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना। व्हेन अ वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें यहाँ पर एक करंट जो बदलता हुआ यहाँ पर चलता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ, मतलब खुद में करंट के बदलने से, खुद ही में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ और करंट के इंड्यूस होने को क्या नाम दिया गया है, सेल्फ इंडक्शन। तो फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ, खुद के करंट के बदलने से खुद ही में ईएमएफ और यहाँ पर करंट के इंड्यूस होने को, ईएमएफ और करंट के इंड्यूस होने को यहाँ पर नाम दिया सेल्फ इंडक्शन। बट जैसे करंट अपनी स्टडी वैल्यू को एक्वायर कर लेगा, मान लो करंट अपने आप को स्टडी कर लेता है, तो करंट ने अपनी स्टडी वैल्यू को एक्वायर कर लिया, करंट पहुंच गया अपनी 5 एम्पियर की वैल्यू पे, मान लेते हैं 5। जैसे करंट हो गया 5 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, हाँ भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर होगा, तीनों चीजें यहाँ पर होंगी। बट यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई ईएमएफ और करंट होगा या नहीं होगा, आप बताएं कि भाई ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम बोलेंगे ना ही कोई ईएमएफ होगा और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके का करंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फैराडे लॉ में और लेंज लॉ में या फैराडे लॉ में कि मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ चेंज होना जरूरी है, और इस समय यहाँ पर सब कुछ है बट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो यही जो आपका कॉइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यही जो आपका कॉइल है, इसमें ना ही कोई ईएमएफ होगा, सब कुछ है, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, बट फिर भी कोई ईएमएफ और करंट यहाँ पर नहीं है। सोच के बताइए भाई ईएमएफ और करंट यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मतलब यहाँ पर इन चीजों में बदलाव अगर आएगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए तो ही वो ईएमएफ और करंट को यहाँ पर इंड्यूस कर सकता है। तो इस केस में यही जो आपका कॉइल जो पहले वाले केस में एक सेल की तरह काम कर रहा था और उसके बढ़ने को अपोज कर रहा था, इस केस में ये एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह काम करेगा। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई साधारण सा वायर है,
और इस केस में हम अभी सेल्फ इंडक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम इस वायर के रेजिस्टेंस को अभी नहीं गिन रहे। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा इस तार के रेजिस्टेंस को हमने नहीं माना है। तो हमने यहाँ पर सिंपल ऐसा मानने के लिए कंसिडर किया कि इस केस में दिस कंडक्टर मतलब दिस इंडक्टर, ये जो आपका यहाँ डिवाइस है, विल एक्ट एज अ नॉर्मल कंडक्टर, जैसे कि ये कोई एक साधारण सा वायर हो, इसके होने का यहाँ इस समय कोई फायदा नहीं है। अब इस समय कितने करंट चलाओ कोई परेशानी नहीं है, वैसे शॉर्ट सर्किट, बट कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं। नाउ द स्विच इज ओपन। अब इसी आपने स्विच को क्या यहाँ पर कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे स्विच को ओपन करोगे तो करंट जो यहाँ पर मैक्सिमम था वो अपने आप को कम करना शुरू करेगा। अब करंट बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को कम करेगी। तो जैसे जैसे करंट होगा 5, तो 5 पे 5 लाइन बना दी, समझने के लिए बनाइए, याद रखिएगा। ये केवल और केवल क्या मैं बात समझ में आ जाए वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 5 से हुई 4, तो करंट हुआ 4, तो यहाँ 4 लाइन बच जाएगी। फिर हुआ यहाँ पर 3, तो करंट 3 लाइन बच जाएगी। जैसे जैसे करंट कम होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा। ऐसे होते होते लगातार करंट के कम होने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के कम होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स से कम होने पर ईएमएफ और यहाँ पर करंट क्या होंगे, फिर से इंड्यूस होंगे। फिर यहाँ पर एक सेल बनेगा, फिर यहाँ करंट चलेगा, और वो कुछ ऐसा यहाँ पर चलेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि अपने ही कॉज को क्या करें, अपोज यहाँ करें। अब इस समय पर आप बताएं कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का कम होना, जैसे पहले था उसका बढ़ना, अब है फ्लक्स का कम होना। फ्लक्स कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार करंट यहाँ पर कम हो रहा है। अब करंट यहाँ पर कम हो रहा है तो उसके कम होने को अपोज करो। कैसे अपोज करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेल जो पहले मैंने प्लस बनाया था पिछले वाले में, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, मतलब दिस साइड विल बी लो पोटेंशियल एंड दिस साइड विल बी हाई पोटेंशियल। नाउ दिस इंडक्टर, ये जो आपका यहाँ पर कॉइल है, ये एक बैटरी की तरह, एक सेल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और इस केस में ये अपने कम होने को यहाँ पर क्या कर रहा है, अपोज। ये माइनस और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस। और ऐसा होने से फिर ईएमएफ और करंट यहाँ पर बन रहे हैं, और अपने ही कॉज को अपोज करेंगे, तो इस बार इसमें एक करंट चलेगा जो कि आपके इस वाले करंट के साथ में यहाँ पर रहेगा। तो क्या है आपका सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है असल में जो कि अपने अंदर आने वाले चेंज को यहाँ पर अपोज करता है। सेल्फ खुद की बात कर रहा है, तो सेल्फ यहाँ पर इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ in a coil when a varying current flows through it, that is the change in magnetic flux in itself। खुद ही की वजह से खुद ही के अंदर ईएमएफ और करंट के इंडक्शन को यहाँ पर आपने नाम दिया है सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कांस्टेंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी कॉइल में, अभी हमने यहाँ बात करी थी कि कॉइल जो है, जब इसमें आप स्विच को, सर्किट को जब आप क्लोज करते हैं तो स्विच के क्लोज होने पर इसमें एक करंट यहाँ पर चलता है। ऐसा करंट जो लगातार अपने आप को यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टिल इट एक्वायर इट स्टडी वैल्यू। जब तक कि करंट अपनी कौन सी वैल्यू को एक्वायर कर लेगा, स्टडी वैल्यू को, तब तक यहाँ पर आपका बोल सकते हैं करंट जो है वो लगातार चेंज होगा, और बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। करंट के बदलने पर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से यहाँ पर बदलता है। तो जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने पर यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। तो आप यहाँ पर याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए कि फ्लक्स किसी भी समय पर यहाँ पर जो रहेगा इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का यहाँ डॉट प्रोडक्ट, मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, वो इस करंट पे यहाँ पर डिपेंड करता है, और करंट किसी भी समय पर यहाँ अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्वायर कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि किसी भी समय पर आपका करंट जो यहाँ रहा होगा आई, उस पर डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि जितना यहाँ पर करंट होगा वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनैलिटी जैसे आप हटाते हैं कांस्टेंट आता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर एल आई, और इस एल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई डिवाइडेड बाय यहाँ आपका आई। तो ये जो आपका यहाँ पर एल है, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और या फिर आप इसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, विच इज एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये यहाँ पर आपका है सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर आप या तो आप कोएफिशिएंट लगाना है तो फिर पूरा बोलना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्शन बोलना है तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि कांस्टेंट की तरह यहाँ पर है। तो हमने जब सेल्फ इंडक्शन यहाँ पर शुरू किया तो हमने देखा कि जैसे आप एक स्विच यहाँ पर एक कॉइल आपने यहाँ पर लिया,
और ये एक इंडक्टेंस यहाँ पर ऑफर करता है, जिसमें आपने जैसे सर्किट को क्लोज करा तो वेरिंग करंट फ्लो हुआ। जब करंट अपनी स्टडी वैल्यू को एक्वायर करता है तब तक करंट बदलता है। जब तक करंट बदलेगा इस कॉइल में से लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बदलती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर बदल रहा है उसे एक ईएमएफ और करंट इसमें इंड्यूस होंगे, वो अपने ही कॉज को अपोज करेंगे। तो इस समय पर जो ईएमएफ और करंट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं वो आप बोल सकते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था इसी सर्किट का करंट। तो किसी समय पे करंट आई मान लेते हैं, तो फ्लक्स जो होगा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, एल आई, एल इक्वल टू कितना, फाई बाई आई। बट ये हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो फाई लिखा गया है ये ऐसा एक कॉइल का नहीं है, टोटल जितने भी यहाँ पर टर्न्स है उनका फ्लक्स है, मतलब एक्चुअली में इट इज टोटल फ्लक्स। क्लियर है? यहाँ मैं इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख देता हूँ कि यहाँ जो मैंने फाई लिखा था इसे ऐसे लिखना चाहिए एन फाई डैश डिवाइडेड बाय आई, दैट इज द फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल। एक से जुड़ा हुआ फ्लक्स है फाई डैश, और ऐसे अगर एन टर्न्स होंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका इंटू एन। तो मैंने जब फाई बाई आई लिखा तो ये जो फाई है ये टोटल फ्लक्स को यहाँ पर दिखाता है, और अगर जब मैंने एन फाई डैश लिखा तो फाई डैश असल में एक कॉइल का जो फ्लक्स है उसे यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो फाई डिवाइड बाय आई इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो यहाँ पर आपने निकाला है ये और याद रखिएगा, ये कहीं भी आपके फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, ये यहाँ पर डिपेंड करता है, ये इसका डिपेंडेंस जो है सेल्फ इंडक्टेंस का, ये यहाँ डिपेंड करता है मीडियम पे, मतलब इनके बीच में कोई मीडियम प्लेस है क्या, और आपके ज्योमेट्री पे, तो शेप या साइज। तो आप बोल सकते हैं मीडियम या ज्योमेट्री पे, भी आगे देखते हैं कि मीडियम ज्योमेट्री का यहाँ क्या रोल है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू फाई बाई आई। और यहाँ हमने दो बातें और कलेक्ट कर ली। इसकी यूनिट जो यहाँ पर है वो है हेनरी, और भी काफी सारी यूनिट है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है, बट जो बहुत स्पेसिफिकली हम यहाँ ज्यादा यूज कर रहे हैं वो जैसे हेनरी। और ये यहाँ पर और किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमें ये बात पता है कि सर्किट के क्लोज होने पर इसमें एक सेल जैसा बना था, तो वो जो सेल यहाँ पर बना था उसका ईएमएफ कैसे लिखें। तो सेल में ईएमएफ की वैल्यू को अगर हमें लिखना हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि पहले तो था नहीं बाद में आया है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, यही होता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस साइन आ गया, और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब आप बताओ खुद ही फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है कि फ्लक्स किसी भी समय पर जो है वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सर्किट में करंट कितना यहाँ पर चल रहा है, और ये याद रखिएगा ये करंट अपनी स्टडी वैल्यू तक जा रहा है, ये वो करंट लिया गया है, और ये एल यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और यह सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट की तरह है। तो फाई की जगह लिख दिया आपने एल आई। अब एल आ गया बाहर, और ये आ गया आपके पास में कितना, डी आई बाई डी टी, और ये आया ई के बराबर यहाँ पर, तो ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर ईएमएफ लिखना है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड लगाना है तो यह नेगेटिव हटा देना, बस मैग्नीट्यूड में एल डी आई बाई डी टी। तो हमें याद करो जैसे हम कैपेसिटर पे वोल्टेज लिखते हैं तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ कैपेसिटर पे वोल्टेज लिखनी होती है तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर मैं थोड़ा स्टेप बाई समझूं तो Q इक्वल टू सी वी, मुझे V चाहिए तो मैं V कैसे लिखूंगा, Q बाई सी। जैसे मुझे रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज लिखनी होती है तो V इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, IR। वैसे ही अब ये जो यहाँ पर है इसे बोलेंगे इंडक्टर, ये था कैपेसिटर, ये है रजिस्टर, और ये है इंडक्टर जो कि इंडक्टेंस ऑफर करता है, अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है। तो वो जो इंडक्टर यहाँ पर है उस पर वोल्टेज अगर कभी भी लिखनी हो तो लिखना एल डी आई बाई डी टी, जैसे वहां ऐसे लिखा था वैसे यहाँ पर लिखना होगा एल डी आई बाई डी टी। करंट की रेट इनटू सेल्फ इंडक्शन, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर आपको फाई लिखना है तो फाई की वैल्यू एल आई के बराबर है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि ई इक्वल टू माइनस का डी आई बाई डी टी को अगर मैं यहाँ पर एल के बराबर लूँ तो देखो क्या कर रहा हूँ, अगर आपका डी आई बाई डी टी हो जाए वन, करंट है देखो 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो करंट को अगर मैं लिख दूं 1 एम्पियर पर सेकेंड तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस जो है वो आपके सेल्फ इंडक्टेंस के यहाँ पर बराबर आ जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, self inductance is equal to induced EMF when rate of change in current is 1
एम्पियर 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब आप खुद ही समझ जाइए, अगर करंट की रेट को मैं 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लूंगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ही इंड्यूस आपका यहाँ पर ईएमएफ है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसे हम बोल सकते हैं इज एक्चुअली इक्वल टू, ये यहाँ जैसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, अपने अंदर आने वाले चेंज को क्या करेगा, अपोज यहाँ पर करेगा। तो यहाँ हम जैसे अगर हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, तो आप बोल सकते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अपने अंदर आने वाले चेंज को रजिस्ट करती है। अगर इस प्रॉपर्टी को समझें तो वहां पर हम ऐसा मानते थे कि मास एक ऐसा यहाँ पर मेजर होता है जो कि अपने अंदर आने वाले चेंज को कितना हम रजिस्ट कर सकते हैं वो इंडिकेट करता है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। उसी तरीके से यहाँ पर इस सेल्फ इंडक्टेंस को आप यहाँ पर क्या नाम से जानते हैं, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह जाना जाता है कि जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे और करंट इंक्रीज करेगा तो ये करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा, और जब आप स्विच को ओपन करेंगे तो करंट जब डिक्रीज होगा तो ये उसके डिक्रीज होने को अपोज करेगा। बढ़ रहा है तो बढ़ने को अपोज करेगा, घट रहा है तो घटने को अपोज करेगा। तो जैसे इनर्शिया मैकेनिक्स में अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता था, उसी तरीके से इसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पर ये अपने अंदर आने वाले किसी भी तरीके के चेंज को बढ़ने और घटने को यहाँ पर अपोज करेगा। दैट इज द आपका सेल्फ इंडक्शन। ये आपका एक तरीके का यहाँ पर फिनोमेना है, और ये एक कांस्टेंट यहाँ पर है जो कि इससे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और इस देखिए आपके पास में अगला जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। देखिए लॉन्ग सोलेनोइड यहाँ पर वो होता है जिसकी लेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एरिया यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे आप। मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ जो सर्कुलर था, क्योंकि तो ऐसे एक के बाद एक टर्न्स बनते चले जाएंगे आगे इसमें। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर इसमें इसका रेडियस होगा, तो रेडियस जो है वो काफी कम रहेगा और लेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, उसे ही बोला जाता है आपका लॉन्ग सोलेनोइड। तो कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में आपने कितने मान लिए हैं, स्मॉल एन। और पर यूनिट लेंथ जो यहाँ पर आपके पास में है, ये गलत था लिखा हुआ, तो ये आपका आ जाएगा स्मॉल एन। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जब भी निकालना है तो लिखना है फाई बाय आई। बट ये हमेशा याद रखिए, बताइए खुद सोचिए ये फाई यहाँ पर क्या है। तो ये जो फाई यहाँ पर है फ्लक्स है और आई यहाँ पर करंट है। बट यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो फ्लक्स है ये है टोटल फ्लक्स, मतलब पूरी कॉइल का यहाँ पर फ्लक्स लेना है। और अगर मैं ऐसे लिखता तो आप समझ जाते, ये लिखते एन फाई डैश डिवाइडेड बाय आपका कितना आई। दैट इज द फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल। एक से कितना फ्लक्स था, फिर ऐसे कितने टर्न्स यहाँ पर है, तो ये टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है। लेकिन यहाँ एन नहीं लिखा, इसका मतलब इसे यहाँ पूरा ही माना गया, और यहाँ पर एन फाई डैश लिखा। तो दैट इज द फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल, जो कि एक कॉइल से कितना यहाँ पर फ्लक्स होना चाहिए वो यहाँ पर ये लिखा गया है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, समझ ही गए होंगे कि फाई डिवाइड बाय आई में फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका करंट यहाँ पर है। अब नंबर ऑफ टर्न्स को आप कैसे लिख सकते हैं, तो सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आते हैं हमें पता है। कैपिटल एन को यहाँ पर स्मॉल एन को यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, 1 मीटर में 1, तो 2 में कितने, 3 में कितने, 10 में कितने, एल में कितने, इनटू एल, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एन इनटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अब इसमें करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बननी ही है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनने वाली है, म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की है। और स्मॉल एन ही लेना है यहाँ पर भी टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अंदर। और एरिया अभी ए ही बोला है, मैंने ए लिख दिया, नहीं तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख देता, डिवाइड बाय आई, आई से आई कैंसिल हुआ। अब बताओ आपके सामने रिजल्ट निकल के आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, दैट इज ए इंटू यहाँ पर एल। ये आपका यहाँ पर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसे और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कैपिटल एन स्मॉल एन के टर्म्स में, कि यहाँ पर इस वाले एल को मैं यहाँ लिखता हूँ, एल की वैल्यू यहाँ थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और ये है आपका एल। इसमें इस वाले एन की जगह पे क्या ये लिख सकते हैं क्या, बताइए, एन बाय एल। क्या ये स्मॉल एन की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एन डिवाइडेड बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इनटू एरिया इनटू लेंथ, ये आ गया कुछ ऐसा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर आपका एल स्क्वायर और ए इंटू यहाँ एल, एल से एल कैंसिल,
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और ये आ गया आपका यहाँ पर एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल ये भी फॉर्मूला है। अब देखो समझने वाली बात ये है कि आपको खुद ही बताना है डायरेक्ट सोच के कि एल सेल्फ इंडक्टेंस लेंथ के यहाँ पर डायरेक्टली है या सेल्फ इंडक्टेंस लेंथ के यहाँ पर क्या है, इनवर्सली है। तो सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में कि इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि तो डायरेक्ट सामने भी आ रहा है और नीचे भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। और थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि ये यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ कुछ वॉल्यूम जैसा भी यहाँ पर हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये कुछ इसका यहाँ वॉल्यूम। पर ठीक है, जर्नल फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बट मैं बोलूंगा आप एक कोई सा भी इनमें से एक याद रखिएगा। आप जरूर याद से बताइए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो न्यूमेरिकल यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में है 200 कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी। क्या क्या गिवन है देखो, लिखते जाते हैं। आपके पास में कॉइल है जिसमें टर्न्स कितने दे रखे हैं, 200 टर्न्स यहाँ पर है, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मतलब आपका सिंबल बताइए एल है, तो 20 मिली हेनरी, तो ये लिख दिया आपका 20 mH। कैरिंग अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर, तो उसमें करंट जो चल रहा है वो कितना करंट है, 4 मिली एम्पेयर का करंट है। आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है जो एक टर्न के साथ यहाँ पर लिंक करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। मतलब एक कॉइल है, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, उसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो पता ही आपको प्रॉपर्टी जो अपोज करती है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर गिवन है, और आप बोल सकते हैं करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पेयर यहाँ पर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, आपको फ्लक्स बताना है यहाँ पर कि यहाँ कितना होना चाहिए। हमें यहाँ फॉर्मूला पता है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फाई इक्वल टू एल आई, तो आप समझ गए होंगे ये जो फ्लक्स लिखा गया है ये टोटल फ्लक्स है। और अगर आपको थोड़ा स्टेप बाय लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए सही तरीका, तो ऐसा एन फाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा एल आई। ये था टोटल फ्लक्स, और ये है फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल, और उसने बोला है एक टर्न के साथ बताओ कि ऐसे अगर आपके पास में टर्न्स हो तो उसमें एक के साथ कितना फ्लक्स होना चाहिए, इसका पता करके बताना है। तो एन फाई डैश इक्वल टू एल आई, तो फाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया बताइए, एल आई बाय यहाँ पर एन। अब फाई डैश आएगा एल आई बाय एन, तो फाई डैश को आप लिख सकते हैं, एल को क्या लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर -3। अब ये -3 कहाँ से आ गया, ये मिली की वजह से लिख दिया। आपका करंट बताइए कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -3, ये रहा आपका मिली एम्पियर की वजह से, और डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितने हैं 200 है, तो यहाँ इसको काट दो, ये तो गया 10, और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3, और 3 हो गया -6, और एक और ऊपर आया तो -7 वेबर। तो ये आपके इस फ्लक्स की वैल्यू है। क्या ये टोटल फ्लक्स है या ये फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल है, तो ये आपका यहाँ पर फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल टोटल होता, तो यहाँ पर इंटू एन भी करना पड़ेगा। अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा तो इंटू एन यहाँ पर आप कर दीजिए। तो अभी तो फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल 4 इंटू 10 टू द पावर -7। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है सोलेनोइड का, पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, कुछ सोचिए भाई। करंट की रेट, तो करंट की रेट कैसे लिखेंगे, डी आई बाई डी टी। तो करंट की रेट हो गई डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है। इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ, मतलब बैटरी जैसा कुछ सेल जैसा बनता ही है, तो 20 मिली वोल्ट ऐसा कुछ ईएमएफ वो इंड्यूस यहाँ पर करता है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर पूछा है कि अगर करंट की रेट ये है, ईएमएफ ये है, तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और E की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में क्या है 20, और मिली वोल्ट मतलब 10 की पावर -3, और L यहाँ पर निकालना है, और करंट की रेट है 4, काट दो भाई, यहाँ पर आ गया 5, L इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, या 5 मिली हेनरी। यहाँ पर आपके पास में आपको कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ एयर कोर सोलेनोइड। एयर कोर सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। लेंथ दे रखी है आपके पास 50 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर आपके सोलेनोइड का, और टर्न्स दे रखे हैं आपके 500 यहाँ पर। फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का जो है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के अंदर एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस गिवन था, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू 500 और उसका स्क्वायर करना है, तो 500 का स्क्वायर आ गया। एरिया को यहाँ पर कैसे लिखा 3.14 पाई की वैल्यू, और रेडियस को लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ 50 इंटू 10 की पावर -2। आपका सेंटीमीटर में था, मीटर में सॉल्व करने पे 7.89 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी।